जो भी अभी लोग हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो एक पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो यहां से आपका हेडलाइन चालू हुआ और अभी तक हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट देखे हैं मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है, उससे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वही हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप लोग ध्यान से सेशन को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे बी ग्रुप से। बी ग्रुप के बारे में कल आपको बताए थे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 3 मेंबर होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 3 मेंबर होता है, बी डू हैव। ठीक है, बी में फिर 5 मेंबर है, इज एम आर वाज वर। डू में 3 मेंबर है, डू डज डिड, और फिर हैव में 3 मेंबर है, हैज हैव हैड। ठीक है, तो और आपको एक और बात पता चल गया कल ही कि ऑक्सिलरी वर्ब अकेला नहीं आ सकता है, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो मेन वर्ब को आना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग अभी लोग सीखेंगे कि अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में आता है, जैसे कि बी ग्रुप अगर सेंटेंस में आ गया तो उसके साथ मेन वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म आएगा। मेन वर्ब का टोटल 5 फॉर्म है जो हम आपको बता चुके हैं और आप पहले से भी जानते होंगे। हम काफी डिटेल से आपको बताए हैं मेन वर्ब का 5 फॉर्म, जैसे V1, V2, V3, V4, V5, जिसमें आपको V1 का मतलब भी हम बताएं कि V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, प्लूरल नंबर होता है। V2 का मतलब भी आपको बताएं, V2 का मतलब पास्ट टेंस होता है। V3 का मतलब परफेक्ट टेंस होता है। V4 का पहचान आपको याद रखना है कि जब V1 में ING जुड़ता है तो V4 बनता है, ठीक है, और इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस होता है। और V5 का भी पहचान आपको याद रखना है कि जब V1 में S या ES जुड़ता है तो V5 बनता है, और V5 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये सब बात हम बता चुके हैं, जो भी लोग 2 दिन से देख रहे होंगे क्लास को, ठीक है, तो उनका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको आप लोग शुरू से देखिए। ठीक है, हाँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सबसे फर्स्ट हम लोग जब अभी देखेंगे बी ग्रुप के बारे में कि अगर किसी सेंटेंस में बी ग्रुप आता है तो जैसे ही बात आएगा बी ग्रुप का तो आपको पता चल गया कि बी ग्रुप के अंदर में 5 मेंबर है। इसको 2-3 नाम से बोलता है लोग, कोई बी ग्रुप बोल देगा, कोई आपको हो सकता है कि बोल देगा बी वर्ब, कोई बोल देगा बी फैमिली, बतवा सेम। ठीक है, कभी कभी छोटा मोटा एग्जाम में आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ बी वर्ब। ठीक है, अब एक स्टूडेंट गया सब में बी बी भर के चला आया, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स विथ बी वर्ब का मतलब कि उसके अंदर में जो 5 मेंबर है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इज एम आर वाज वर जो है उसको भरना है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे ही अब किसी, अब देखिए, अब नॉर्मली आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन 3 टर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आपका सबसे फर्स्ट रूल जो स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, आपका क्लियर है। ठीक है, अब बी ग्रुप आएगा तो बी ग्रुप में जो 5 मेंबर है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, अब ये बी ग्रुप आया तो जब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है तो इसके साथ मेन वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म आएगा ये यहाँ पे देखना है कि जब ये बी ग्रुप ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है तो इसके साथ मेन वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म आता है। मेन वर्ब का टोटल 5 फॉर्म है, तो यहीं पे हम लोग एक तरीके से एक छाटन मेथड भी सीख लेंगे कि कैसे ऑप्शन को छाट दिया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, हाँ, 4 ऑप्शन में से हमेशा आपका एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 3 ऑप्शन आपका गलत होगा। तो कौन कौन सा फॉर्म आता है, तो हम लोग 5 फॉर्म में से जान लीजिए कि इसके साथ केवल 2 ही फॉर्म आता है। ठीक है, 5 फॉर्म में से इसके साथ केवल 2 ही फॉर्म आता है। फर्स्ट आपका V3 और सेकंड आपका V4। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में आपको V1 दिख जाए, V2 दिख जाए और V5 दिख जाए तो ये तीनों आपका जो है गलत हो जाएगा। याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में बी ग्रुप आएगा
और ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा तो इसके साथ मेन वर्ब का दो ही फॉर्म आएगा, या तो V3 या V4। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में V1 V2 V5 दिख जाए तो गलत हो जाएगा। और आसान बना देते हैं यहाँ पर कि V3 जो है आपको केवल हाईएस्ट 10% केस में आएगा। ठीक है, बाकी 90% केस में V4 आएगा। तब कहेगा सर कैसे कैसे ही बात हम मान ले कि आपको 10% केस में V3 आएगा। तो इसका कारण है कि दुनिया का 90% सेंटेंस जो है एक्टिव होता है, दुनिया का 90% सेंटेंस जो है एक्टिव होता है, उसका पैसिव बनाया जाता है। इस वजह से एक टॉपिक भी पढ़ना होता है हम लोग को वॉइस, जिसमें हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं। बोलचाल के भाषा में इंसान 10% बात जो है पैसिव बोलता है, कुछ बात इंसान पैसिव बोलता है। जैसे कई बार आप देखे होंगे कि कोई स्टूडेंट अगर देर से आता है क्लास में और उससे कहे देर से क्यों आए हो, तो वो कहता है, जवाब देता है कि सर देर हो गया है, मतलब किया नहीं है, हो गया है देर। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो बोलचाल के भाषा में आपको 10% बात जो है पैसिव बोला जाता है, और पैसिव का पहचान है कि उसमें V3 होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, और सेंटेंस के अंत में बाई प्लस एजेंट लगा होगा। सेंटेंस के अंत में बाई प्लस एजेंट लगा होगा, तो यही पहचान हो गया कि V3 का। अब आपका 90% केस में V4 लगेगा, और V4 का पहचान कल बता चुके आपको कि जिसमें ING लगता है वो आपका V4 होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये बात। 90% केस में जो है आपका V4 लगेगा, V4 प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को छांटना सीख गए कि जब भी किसी सेंटेंस में बी ग्रुप आएगा तो इसके साथ जो है मेन वर्ब का केवल दो ही फॉर्म आएगा, एक हो गया V3, एक हो गया आपका V4। यहाँ किसी को डाउट है यहाँ तक किसी को? अब इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग कभी भी नहीं सोचे होंगे कि अगर किसी सेंटेंस में इज आ गया है तो आगे क्या आना चाहिए, अगर किसी एम आर वॉज वर, लेकिन अब आपको सोचना है इसके बिना कोई सेंटेंस भी नहीं आपका पॉसिबल है। आप बताइए कि कोई भी सेंटेंस आप बिना वर्ब के बना सकते हैं क्या, बिना बी ग्रुप डू ग्रुप हैव ग्रुप के? तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी किसी भी लेवल पर कोई चीज आप पढ़िएगा, कोई बुक पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन पढ़िएगा, तो ये सब चीज आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो अब से आपको सोचना है कि इज एम आर वॉज वर दिखा है तो इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो सिर्फ V3 आएगा या V4 आएगा। V3 भी आपका केवल 10% केस में आएगा जब सेंटेंस आपका पैसिव होगा, अन्यथा आपका सिर्फ V4 आएगा। अगर V1 V2 V5 आ गया तो गलती हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है? वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, हाँ, सेशन से लगातार जुड़े रहिए, आपको जो भी चीज है स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है, और एक और बात कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो अगर कभी कभी एग्जाम में आपको एक ऐसा वर्ड मिल जाएगा जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, और ये संभव है कि कुछ ऐसा वर्ड आ सकता है जिसका मीनिंग हमको नहीं पता है, कोई दावा ठोक के नहीं बोल सकता है कि हमको सारा वर्ड याद है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसको अभी हम लोग देख लेते हैं प्रूफ के साथ। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, she was खाली जगह बाय हर, शी वॉज खाली जगह बाय हर। अब यहाँ हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं कुछ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉनिंग, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है पॉन्ड, और ऑप्शन नंबर डी है कॉन। ठीक है, अब मान लिया कि एक शब्द यहाँ पे आपको कौन आया है, CON कौन। ठीक है, तो कौन का जो है मतलब आपको भले ही नहीं पता हो, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये कलर चेंज कर दे क्वेश्चन का, से दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन में जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है कॉनिंग, कॉन्स, कॉन्ड या कॉन। ठीक है, तो जैसे ही आपको दिखा कि सी वॉज खाली जगह बाय हर, ठीक है, अब यहाँ पर आपको बुद्धि लगाना है अपना। ठीक है, बुद्धि ये लगाना है कि आप जैसे यहाँ देखे कि वॉज आया है तो जान गए कि बी ग्रुप है,
ठीक है, तब दिमाग में आएगा कि जब बी ग्रुप आ गया तो या तो V3 आएगा या V4। अब हम अंतिम में चेक कर लिए कि बाई प्लस एजेंट दिया हुआ है, जैसे ही बाई प्लस एजेंट दिखा तो क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस पैसिव है, इसमें V3 ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ आप आ जाइए तो यहाँ देखिए कि ING लगा हुआ है, तो ING का मतलब V4। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एस या ES लगा हुआ है तो एस या ES का मतलब होता है V5। ठीक है, और अंतिम वाला देखिएगा कि CON कौन, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये तो V1 हो गया। तो जो बचेगा वही ना आंसर होगा, भले ही आपको कौन नहीं पता हो लेकिन आंसर आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, सबके क्लियर है, दिख रहा है सभी को? हाँ, कोई डाउट हो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, हम फिर से बता देंगे। ठीक है, या फिर से हम दूसरे पेज में लिख देंगे इसी क्वेश्चन को। जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं एक बार बताइएगा। सारा ऑप्शन दिख रहा है सभी को? चलिए, ये अगर दिक्कत है तो फिर से इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है कि सी वॉज ब्लैंक स्पेस बाय हिम। फर्स्ट ऑप्शन है कॉनिंग, सेकेंड ऑप्शन है कॉन्स, थर्ड ऑप्शन है कॉन्ड। मान लिया यहाँ ले रहे हैं फोर ऑप्शन, आपका है CON कॉन। ठीक है, तो जैसे ही आप ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे वॉज आया हुआ है, तो वॉज से पता चलेगा कि बी ग्रुप है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि बी ग्रुप के साथ दो ही फॉर्म आएगा, या तो V3 या V4। अब यहाँ हम लोग देखे जैसे कि अंतिम में बाई प्लस एजेंट दिया हुआ है तो क्लियर हो गया कि V3 ही लगेगा। अब यहाँ से आप चार्ट लीजिए कि ING लगा हुआ है तो V4 नहीं होगा, S या ES लगा हुआ है तो V5 नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें मान लिया जाए कुछ नहीं लगा हुआ है तो V1, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा आपका हुआ वही होगा आंसर, और ये आपको V3 का काम करने लगेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका है। क्लियर है सभी का कि जब भी आप पता कैसे चला तो यहाँ बी ग्रुप से, ये वॉज से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एरर वाला। ठीक है, से अगर बोल ले कि ही says that he is peep through the hole। ये आपको एरर वाला क्वेश्चन है, इसमें एक ऑप्शन आपको नो एरर का भी मिलेगा कि अगर कोई गलती नहीं हो तो आंसर हो जाएगा आपका नो एरर। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन बताइए तो इसका आंसर क्या आंसर होगा इसका, जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं। इसमें क्या गलती है क्या सही होगा ये बताना है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि ही सेज दैट ही इज, यहाँ दिखा तो इज समझ गए कि बी ग्रुप है। ठीक है, अब हम लोग को दिमाग में आ गया कि बी ग्रुप के साथ दो ही फॉर्म आएगा, या तो V3 या V4। अब आगे हम लोग चेक किए कहीं पर बाई भी लगा हुआ है तो देख लिए कहीं बाई नहीं लगा हुआ है, क्लियर हो गया कि V4 ही आएगा। अब हम लोग को भले ही पीप का मतलब नहीं पता है लेकिन इतना तो पता है कि कुछ नहीं लगा हुआ है तो V1 होगा। हम लोग जानते हैं बी ग्रुप के बाद V1 नहीं लगेगा, गलत। ठीक है, और नॉर्मल सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में V4 लगेगा। इतना तो पता है कि पीप का V4 बनाने के लिए पीप में ING जोड़िएगा तब आपका पीपिंग बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा पीपिंग। ठीक है, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा कि जब भी बी ग्रुप किसी सेंटेंस में आएगा, बी ग्रुप का मतलब हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर। तो यहाँ देख लिए इज वाला, इसी पहले वॉज वाला बताएं या जो भी आ जाए, तो उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, दो ही फॉर्म आएगा, या तो V3 या V4।
मेन यही आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में फिर से बी ग्रुप आए, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर है, और यदि इसके बाद टू आ जाए तो अब मेन वर्ब का केवल एक ही फॉर्म आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में यहाँ V2, V3, V4 और V5 ये चारों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि जब बी ग्रुप के बाद टू आ जाए तो मेन वर्ब का केवल एक ही फॉर्म आएगा, ठीक है। ठीक है, मी ग्रुप के बाद अगर टू आ जाए तो मेन वर्ब का सिर्फ एक ही फॉर्म आएगा, वो आएगा आपका V1। अगर सिर्फ बी ग्रुप रहेगा तो V3 या V4, और जैसे ही बी ग्रुप का टू आ गया तो 2 + V1। आपको याद रखना है कि 90% केस में जब टू आता है तो उसके बाद V1 आता है। कुछ केस ये आएगा कि टू के बाद V4 आता है, स्पेशल केस आता है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। जैसे बोले कि सी told me that she was to went there। ये आपका कॉमन एरर्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? शी टोल्ड मी दैट शी वाज टू वेंट देयर। इसमें क्या आंसर होगा, क्या गलती है, क्या सही होगा, तो बताइए। तो सामने में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बताइए कोई व्यक्ति को क्या होगा आंसर। चलिए अब जैसे ही आप देखिए सी टोल्ड मी दैट सी वॉज, फिर से पता चला कि हाँ वॉज आया बी ग्रुप। अब सिर्फ बी ग्रुप रहता तो V3 या V4 आता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं बी ग्रुप के बाद टू भी आया हुआ है। क्लियर है कि जब बी ग्रुप के बाद टू आएगा तो हमको आना चाहिए सिर्फ V1 है, यहाँ वेंट का प्रयोग कर दिया, वेंट V2 होता है, तो गलती वेंट नहीं होगा। वेंट किसका V2 होता है? तो गो का, तो गो यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि गो V1 होता है, ठीक है। होना चाहिए शी टोल्ड मी दैट शी वॉज टू गो देयर। क्लियर है सभी का? चलिए बहुत बढ़िया, एक आंसर आया है गो। इसी तरीके से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को सीखना है, ठीक है। छोटा छोटा ही है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट सब है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे he says that he is to met me, तो इसमें क्या गलती है, क्या सही होगा इसमें बताइए इस क्वेश्चन में। he says that he is to met me, तो क्या सही होगा? हाँ, NE का मतलब जो यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब है नो एरर, यानी कि अगर कोई गलती नहीं होगा तो आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, इस रहा है, ठीक है। बताइए जल्दी से कोई। तो जैसे ही आप यहाँ जो है कि ही सेज दैट ही इज
बी ग्रुप। अब सिर्फ बी ग्रुप रहता तो V3 या V4 का केस जाता, लेकिन बी ग्रुप का 2 आया हुआ है तो सिर्फ V1 आएगा। आपको पता है कि मेट जो है V2 होता है, तो गलत। ठीक है, होना चाहिए था MEET मीट, V1 होता है। क्लियर है सभी का? हैज नहीं होगा। चलिए आ जाते हम लोग नेक्स्ट रूल, तीसरा रूल। देखिए तीसरा रूल कहता है कि अगर आपका सेंटेंस इट से शुरू हो तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए इट के बारे में कि इट क्या होता है। बताइए तो, इट कैसा है, क्या है इट? इट क्या है? तो सिंपल भाषा में आप जान लीजिए कि इट जो है एक प्रोनाउन है। इट क्या है? एक प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आता है। ठीक है, इट क्या है? एक प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आता है। और इट जो है हमेशा सिंगुलर होता है। इट जो हमेशा क्या है? सिंगुलर होता है। यानी अगर बात किया जाए कि इट के बाद बी ग्रुप में से कौन कौन मेंबर आ सकता है, तो बी ग्रुप में से 2 ही मेंबर इसके बाद आ सकता है, या तो इज आ सकता है या तो वॉज आ सकता है। क्योंकि इट के साथ ना ही एम का प्रयोग हो सकता है, ना ही आप आर का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही आप वर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट के बाद जो है 2 ही मेंबर आएगा, इज और वॉज। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि अगर इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, पर्सनल प्रोनाउन, तो इस सबका डेफिनेशन याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसे नाम में डेफिनेशन है। प्रोनाउन आपको पता है प्रो प्लस नाउन से बना है, जो नाउन के बदले में आता है। पर्सनल का मतलब कि जो अपने लिए आता है। तो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछता, बस इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन में 2 केस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक केस होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा इसमें होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसमें कौन कौन मेंबर होता है। और यहीं पे आपको अभी एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश आप गलत यूज करते हैं बहुत सारा चीज। ठीक है, जैसे सब्जेक्टिव केस में आपको आ जाता है आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट है। अब इसी का ऑब्जेक्टिव केस में आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का हो जाता है यू, दे का हो जाता है देम, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, और इट का हो जाएगा इट। ठीक है, यहाँ याद रखना है कि सबका आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और मी से जब अगर वापस आएगा सब्जेक्टिव केस तो आई। ये वॉइस में आपको काम देगा बहुत, क्योंकि वॉइस में आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो वहां आपको ये काम देगा क्योंकि वहां इंटरचेंज करना रहता है। क्या? ये उधर हो गया सब्जेक्टिव केस, उधर हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें से इट के बाद अगर इज या वॉज आएगा तो किस केस का प्रयोग होना चाहिए। बोलचाल के भाषा में लोग धड़ल्ले से ऑब्जेक्टिव केस का यूज करता है। जैसे आप भी सुनते होंगे कि जब कोई मान लिया जाए कि आप किसी का डोर नॉक करते हैं, गेट ढकढकाते होंगे, अगर वो बंद रहता है तो अगर वो इंग्लिश में अगर पूछना होगा उसको तो यही पूछता है कि हु इज इट। क्या पूछता है? हु इज इट। और आप साधारण तरीका से जवाब दे देते हैं कि इट्स मी या इट इज मी। ये बोलचाल के भाषा में काफी प्रचलित है। तो आपको अभी पता चल जाएगा
कि ये जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इट इज मी, ये क्या सही है कि गलत है। अभी आपको ये पता चल जाएगा कि इट इज मी जो है ये सही है कि गलत प्रयोग है। चलिए चलिए तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या होगा इसमें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी इट से शुरू हो कोई सेंटेंस उसके बाद इज या वॉज आएगा। बी ग्रुप में से दो ही मेंबर आ सकता है, इज या वॉज। और उसके बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन आए तो हम लोग जैसे ही पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो दिमाग में आ जाएगा कि इसका दो केस होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसके साथ केवल सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है, सबको दिख रहा है? सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाता है। यानी कि आपको पता चल गया कि इट इज मी नहीं होगा, इट इज मी। मी आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव केस है, ये गलत है। होना चाहिए था कि इट इज आई। लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग मी बोल देते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल, तो अगर बोलचाल की भाषा में लोग बोल देता है कि इट वॉज हर, इट वॉज हर, तो यहाँ पे आपका हर भी गलत है। आपका सही क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि हर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, आना चाहिए था सब्जेक्टिव केस, तो इट वाज सी होना चाहिए था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। समझ लिए कि जब भी कोई सेंटेंस इट से शुरू हो और उसके बाद आपका इज या वाज आए तो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा। ये आपका दो छोटा छोटा एग्जाम्पल हो गया। इसी छोटे एग्जाम्पल पर ही आपको बड़ा सेंटेंस बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो प्रॉब्लम हमेशा छोटा ही होता है। अभी एक एग्जाम्पल और हम आपको देंगे, फिलहाल इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, जो भी लोग सेशन से लगातार जुड़े हुए हैं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक में। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देंगे, अभी आप ही बताइएगा उसका आंसर कि क्या है। सामने में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि इट से शुरू होगा, इज या वॉज आएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगा, तो पर्सनल प्रोनाउन का दो केस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ केवल सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। क्लियर है सभी का? चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक बार ये एग्जाम में आ चुका है, दिया कि इट वॉज देम, इट वॉज देम। मतलब एग्जाम में आपको बांट देगा ऐसे प्रॉब्लम एरिया। हु सजेस्टेड मी टू बी at the door to welcome the guests। क्या, अब इसी तरीके से एग्जाम में आपको प्रॉब्लम एरिया बांटा हुआ रहेगा। जैसे ये फर्स्ट वाला ऑब्लिक है तो इसमें मान लिया जाए आपको ए लिख देगा। एग्जाम में आपको केवल एबीसीडी में जवाब देना था। ये सेकेंड वाला में आपको लिख देगा बी, या 1 2 3 भी कर सकता है। ये थर्ड वाला में लिख देगा आपको सी। ठीक है, ये 4 वाला आपका लिखा जाएगा डी। अब मान लिया जाए कि सब कुछ सही है तो आखिरी में जो एनी है नो एरर वो आपका हो जाएगा ई। यानी सब कुछ सही है तो आंसर आपका हो जाएगा ई। ठीक है, लास्ट में आपका एनी लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो उसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, वेलकम द चलिए